अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम हेल्को एसडीओ टेस्ट जो कि 2025 में हुआ है उसको कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास विच टेस्ट टेक्स टू मशीन्स। इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं स्पिनबर्न्स टेस्ट, हॉपकिंसंस टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट। तो इसमें जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, हॉपकिंसंस टेस्ट। तो इसमें जो मेमोरी ट्रिक है इसको रिमेंबर करने की, हॉपकिंसन से आप ये याद रख सकते हैं कि टू मशीन हॉपिंग पावर बिटवीन ईच अदर। हॉपिंग से हॉपकिंसन टेस्ट से हॉपिंग पावर बिटवीन ईच अदर। बाकी जो जहां पर टेस्ट नजर आ रहे हैं वो सारे उसमें वन मशीन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो हॉपकिंसन टेस्ट होता है इसमें हमें टू आइडेंटिकल मशीन रिक्वायर्ड होती हैं। इसी टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो हॉपकिंसन टेस्ट ही है, क्योंकि कुछ और भी टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो कि बैक टू बैक अप्रोच को ही यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में भी मैंने लिखा है कि हॉपकिंसन टेस्ट रिक्वायर्स टू आइडेंटिकल डीसी मशीन्स टू बी कनेक्टेड मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली टू सिमुलेट बैक टू बैक सिनेरियो वेयर वन एक्ट एज अ मोटर एंड द अदर एक्ट एज अ जनरेटर। जैसा कि इस पिक्चर में है कि देखें, इसमें ये मैकेनिकल कनेक्शन भी है और ये सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी है। एक मशीन एज अ मोटर एक्ट कर रही है और दूसरी मशीन एज अ जनरेटर एक्ट कर रही है। तो ये सर्किट डायग्राम है हॉपकिंसन टेस्ट के। इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन फिर आप दे सकते हैं कि जो स्विनबर्न्स टेस्ट है इसमें सिंगल डीसी मशीन यूज होती है और ये नो लोड लॉसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद जो रिटार्डेशन टेस्ट है ये भी सिंगल डीसी मशीन को ही यूज करता है। इसमें फ्रिक्शन लॉसेस, आयरन लॉसेस, वाइंडेज लॉसेस वगैरह को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास अब सेकंड जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें है कि एंगल बिटवीन एनी टू थ्री फेज एसी सिग्नल। तो एंगल इनके दरमियान क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल थ्री फेज है, आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है। तो अगर आर फेज 0 डिग्री पर है, वाई फेज 120 डिग्री पर होगा और बी फेज -120 डिग्री पर, या 120 डिग्री में 120 और ऐड कर दे तो 240 डिग्री बन जाएगा। तो इनके दरमियान जो एंगल डिफरेंस होगा वो होगा 120 डिग्री। 360 डिग्री टोटल होता है, तो उसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसमें फिर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यू है कि कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू विच कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉमन गेट होता है वो आप देखें, वो एफईटी में जो कॉमन गेट होता है वो बीजेटी में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट होता है। यानी कॉमन बेस और कॉमन गेट ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। जो एफईटी एम्पलीफायर होता है इसमें कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन, और जो बीजेटी होता है हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जो दोनों एनालॉजिस होते हैं एक दूसरे के। तो इसमें फिर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। गेट इज इक्वल टू बेस, आप ये माइंड में रख सकते हैं एज अ हिंट कि गेट इज इक्वल टू बेस। फिफ्थ एमसीक्यू है कि व्हाई सेल्फ एक्साइटर इज यूज्ड इन डीसी मशीन। सेल्फ एक्साइटर क्यों यूज होता है, तो आंसर इसका है टू अवॉइड एक्सटर्नल फील्ड करंट। किसी और सोर्स से फील्ड करंट नहीं लेंगे, बल्कि जो सेल्फ एक्साइटर है मशीन सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, वो अपना फील्ड करंट खुद जनरेट करेगी। आउटपुट का, उसकी आउटपुट का कुछ पार्ट एज अ फील्ड करंट यूज हो जाएगा। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब है, जैसे इंट में लिखा हुआ, सेल्फ सप्लाइड फील्ड करंट। So no need of external sources to provide field current. इसके एक्सप्लेनेशन में देखें कि a self-excited DC machine generates its own field current from the machine's own output voltage. This means it does not need any external power source to energize field windings. It uses small amount of its own output to excite the field, making it more self-sufficient and economical. तो ये इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये मशीन जो होती है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होती है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है एंड इकोनॉमिकल हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास 6th नंबर पर एमसीक्यूज है, इन अ फुली कंट्रोल्ड 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर हाउ मेनी थायरिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो 3 फेज हैं, पर फेज आपको 2 रेक्टिफायर रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमारे पास, अगर हमारे पास एक वेव है
तो एक उसमें हमारे पास होता है पॉजिटिव साइकिल, एक होता है नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए एक थायरिस्टर होगा, एक नेगेटिव साइकिल के लिए होगा, और हमें पता है कि इस तरह की 3 फेज में 3 हमारे पास सिग्नल्स होंगे, तो टोटल उसमें थायरिस्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 6। 1 फेज के लिए 2 थायरिस्टर्स रिक्वायर्ड हैं, तो 3 फेजेस के लिए हमारे पास 6 थायरिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। Explanation: a 3-phase fully controlled bridge rectifier requires 6 thyristors, 2 per phase. Each phase needs 2 thyristors, 1 for positive half cycle and other for negative half cycle of the AC cycle. उसके बाद हमारे पास है 7th नंबर पर MCQs है, ये आपका a pivot table is used for। इसमें हमारे पास जो कंप्यूटर के MCQs हैं वो भी मिक्स ही थे, इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज के MCQs आएंगे, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स वगैरह के MCQs भी, वो भी जैसे टेस्ट में मिक्स ही आए थे, आगे पीछे करके वो एक साथ नहीं थे, तो ऐसे ही इधर टेस्ट में भी इस फाइल में भी ऐसे ही उनको कंपाइल किया गया है। तो जो पाइवट टेबल होता है एक्सेल में, वो किस लिए यूज होता है? डाटा समराइजेशन और एनालिसिस के लिए यूज होता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता, बल्कि ये डाटा एनालिसिस के लिए एक टूल है जो अवेलेबल है एक्सेल में, data summarization and analysis. In Excel, pivot tables allow analysis and summarization of large data set. जैसे एक पिक्चर में भी यहाँ पर दिखाया गया है, who scored more, boys or girls in the final test। तो ये हमारे पास एक शीट बनी हुई है, एक्सेल शीट, उसमें ये क्वेश्चन है, तो पाइवट टेबल वहाँ पर बना लिया। अब वो ओवरऑल देख सकते हैं, हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि बॉयज ने ज्यादा टेस्ट में स्कोर लिए हैं या गर्ल्स ने टेस्ट में ज्यादा स्कोर लिए हैं। तो ये एक डाटा एनालिसिस का ही ऑप्शन है एक्सेल में। हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी फर्ज ऑन मुस्लिम इन विच हिजरी। तो मुसलमानों पर जो हज फर्ज किया गया था वो 9 हिजरी को किया गया था, और आप ने जो हज किया था वो 10th हिजरी में किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाज बोर्न ऑन विच डे। तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फ्राइडे को पैदा हुए थे। उसके अलावा फिर 10th MCQ है, हॉपकिंसन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन हाउ मेनी मशीन। तो हॉपकिंसन टेस्ट में जैसा कि फर्स्ट MCQ भी था, तो उसमें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं हमारे पास 2 मशीन। जो बाकी वहाँ पर टेस्ट ऑप्शन में दिए गए थे, वहाँ पर हमें 1 DC मशीन ही रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हॉपकिंसन टेस्ट हमें 2 मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, 2 आइडेंटिकल DC मशीन्स जो इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसके 11th नंबर MCQ है, प्राइमरी सेल इज। जो प्राइमरी सेल हम क्लॉक्स वगैरह में डालते हैं वो इररिवर्सिबल होता है, मतलब वो एक दफा खत्म डेड हो जाए तो उसमें उसको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, इररिवर्सिबल होता है प्राइमरी सेल। इसमें देखें एक्सप्लेनेशन में, द केमिकल रिएक्शन इज इररिवर्सिबल इन प्राइमरी सेल्स, मीनिंग वंस द केमिकल्स आर यूज्ड अप द सेल इज डेड। A primary cell is non-rechargeable. Once discharged, it cannot be restored by external charging. इन सेकेंडरी सेल, जैसे हमारे पास जो बैटरीज वगैरह होती हैं, लेड एसिड लिथियम आयन बैटरीज, EGS की ओसाका बैटरीज वगैरह, वो रिचार्जेबल होती हैं, उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम्स वगैरह के साथ जो बैटरीज लगी होती हैं तो वो रिचार्ज हो रही होती हैं, तो वो सेकेंडरी सेल्स होते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेल्स में कन्फिगरेशन करेंगे उनकी। जबकि जो हमारा दूसरे सेल्स होते हैं प्राइमरी सेल्स, वो इररिवर्सिबल होते हैं। सेकेंडरी सेल्स हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। 12th नंबर पर हमारे पास MCQ है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय अ कॉइल इन। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा सकती है? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर लिया है तो वो भी काफी नहीं होगा, उसमें चेंजिंग करनी होगी, जैसे कॉइल को मूव करके या किसी और तरह से उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रिक्वायर्ड होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली उसकी जनरेशन काफी नहीं है, उसमें चेंजिंग होनी चाहिए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्मल वाइब्रेशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस विद टाइम। इसमें मजीद जो इन्फॉर्मेशन है जो कि अक्सर टेस्ट वगैरह में पूछ ली जाती है और जो पता होनी चाहिए, उसमें यह है कि जो ऐसे यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो वेबर होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जो जिसको हम टेस्ला के इक्वल कहते हैं।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पर यूनिट एरिया होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और उसका यूनिट फिर जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के जो सिंबल है वो इसे बी से डिनोट किया जाता है, और इसका यूनिट टेस्ला होता है, और टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। अब इस फार्मूला का आप देख लें कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है बी इज इक्वल टू वो होगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स का यूनिट वेबर है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। 13 नंबर पर एमसीक्यू है हमारे पास, वोल्टेज ऑफ चार्जर इज ऑलवेज लार्जर देन द बैटरी या ग्रेटर देन द बैटरी। जिस चार्जर से आपने बैटरी को चार्ज करना है उसका वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, फिर ही वो बैटरी को चार्ज कर सकेगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ग्रेटर। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, चार्जर मस्ट सप्लाई अ स्लाइटली हायर वोल्टेज देन द टारगेट बैटरी टू अनेबल करंट फ्लो एंड चार्जिंग। करंट फ्लो फिर ही अनेबल होगा अगर जो चार्ज करने वाला जो चार्जर है बैटरी को उसका वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा हो, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। 14 नंबर पर एमसीक्यूज है, अ सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर changes 50 Hz to 100 Hz, then one half wave of the input will give rise to one, इसका आंसर है वन फुल वेव आउटपुट। जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो होता है कि इसमें दो टाइप्स हो जाती हैं, एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है और एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होता है। इसमें साइक्लो कन्वर्टर होता है जो साइकिल्स की कन्वर्जन करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी की कन्वर्जन करता है। एसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी को अप या डाउन करता है एसी, उसको हम साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। तो ये 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज हो रही है, इसका मतलब ये स्टेप अप है, ये स्टेप अप हुई है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो इसमें जो अगर हाफ वेव वो है, वन हाफ वेव है, वो फिर आउटपुट में उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि वो वन फुल वेव ऑफ आउटपुट को राइज करेगा। जैसे इसके एक्सप्लेनेशन में देखें, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 2f, आउटपुट पर अब डबल फ्रीक्वेंसी हो गया साइक्लो कन्वर्टर की, 50 हर्ट्ज थी उसने उसको 100 हर्ट्ज कर दिया। वन हाफ वेव ऑफ इनपुट मस्ट इक्वल टू वन फुल वेव ऑफ आउटपुट। जैसे इनपुट पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड इसका हम 1/f कर लेंगे तो वो 20 मिली सेकंड है, 20 मिली सेकंड आएगा। अब वो है हाफ, ये तो आ गया उसका इनपुट फ्रीक्वेंसी का टोटल जो टाइम पीरियड है, लेकिन उसके हाफ साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, इस टाइम को हाफ कर लें क्योंकि ये फुल वेव का टाइम पीरियड है। इसको जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हाफ साइकिल का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, वो 10 सेकंड आ जाएगा। अब इस 10 सेकंड में आउटपुट साइड पर फुल वेव कवर हो सकती है। जैसे देखें आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो इसको 1/100 करें तो ये 10 मिली सेकंड आता है, इसमें ये फुल वेव इसमें कवर हो सकती है आउटपुट साइड पर। अगर 10 सेकंड को हम हाफ करें तो आउटपुट की जो हाफ वेव होगी तो वो 5 मिली सेकंड में कवर हो सकती है। तो उस जो तो कितना राइज हुआ उसमें, वन हाफ वेव ऑफ इनपुट विल गिव राइज टू वन फुल वेव ऑफ आउटपुट। अच्छा, a step up cyclo converter increase the output frequency. Here it doubles the frequency from 50 Hz to 100 Hz, meaning 2 output cycles are produced for each input cycle. Since one full input wave is equal to 2 half cycles, जैसा कि इस टाइम कैलकुलेशन से हमें पता चला है, then one half wave will result in one full wave, 2 half waves, 2 full waves of output due to pulse modulation. 15 नंबर पर एमसीक्यू है, टेम्परेचर सेंसिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू थर्मोकपल। जो टेम्परेचर डिफरेंस की बेस पर वोल्टेज जनरेट कर रहे होते हैं, थर्मोकपल्स भी टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसिंग है। आरटीडी रेजिस्टर्स टेम्परेचर डिटेक्टर, ये भी टेम्परेचर सेंसिंग एक डिवाइस है। तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। टेम्परेचर सेंसिंग इन सब को यूज करके अचीव की जा सकती है। थर्मोकपल्स क्या है, जनरेट वोल्टेज बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद टेम्परेचर, मोस्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आरटीडीज क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल यूजुअली प्लैटिनम increase linearly with temperature. All these are widely used temperature sensors in different industries. 16 नंबर पर हमारे पास एमसीक्यूज है कि
A 110 volts battery does 660 joules of work. How much charge passes? तो चार्ज की कैलकुलेशन करनी है. हमारे पास फार्मूला जो वोल्टेज का होता है, वोल्टेज हमारे पास इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो हमने चार्ज की कैलकुलेशन करनी है. यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज भी दिया हुआ है 110 वोल्ट्स और वर्क डन हमें 660 जॉल दिया हुआ है. तो यहाँ से हम चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं. V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू हो जाएगा. तो इसी तरह हमारे पास Q, W और B हो जाएगा. तो 660 को 110 से डिवाइड करें तो ये 6 कॉलम्स ऑफ चार्ज आ जाता है. तो इसमें फार्मूला ये यूज़ होगा कि जो वोल्टेज है हमारे पास उसका वर्क डन के साथ क्या रिलेशन है. वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इसके बाद हमारा 17 नंबर पर MCQ है कि इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर, प्राइमरी जो सेकेंडरीज होती हैं वो इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली कपल्ड, इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली दोनों तरह से, मैग्नेटिकली दोनों तरह से कपल्ड होती हैं. इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लें. ऑटो ट्रांसफार्मर शेयर वाइंडिंग सेक्शंस सो दे हैव इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी एंड मैग्नेटिक कपलिंग. देखें ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जो एज अ प्राइमरी वाइंडिंग भी एक्ट करती है और एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग भी एक्ट करती है. इसीलिए इसको ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं. इसमें वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह से वो एक्ट करेगी जिस तरह उसकी टैपिंग करेंगे. An auto transformer is a type of transformer where a single winding acts as both the primary and the secondary. The winding is tapped at a certain point to provide the desired output voltage. तो output voltage को हम winding को adjust करके उसको desired output voltage को achieve कर सकते हैं. An auto transformer is called so because it uses single self-contained winding to act as both primary and secondary winding. इसमें hint क्या है? Auto is equal to self. One winding serves both as an input and an output. इसकी भी दो टाइप्स होती हैं. स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है. और इसमें जो वाइंडिंग होती है वो इसका ऑप्शन जैसे हमने देख लिया वो इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली दोनों तरह से कपल्ड होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इसकी पिक्चर एक देख लें. जैसे ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो आपके पास ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है. इसमें क्योंकि जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इतने हैं और जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इतने हैं. तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं. तो इसलिए ये स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है. नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड इज लेस देन इक्वल टू number of turns at primary side. That's why it's called auto transformer. 18 number पर MCQ है. Under normal conditions a diode conducts when it is forward biased. थोड़ा ये सिंपल बेसिक सा MCQ था कि ये जब डायोड फॉरवर्ड बाइज होगा तब वो अंडर नॉर्मल कंडीशन कंडक्ट करता है. 19 नंबर पर MCQ है. द स्टेटर इन अ DC मशीन इज यूज टू. स्टेटर किस लिए यूज होता है? ये क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को. और जो रोटर होता है वो जब उसकी वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तब वहाँ पर हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है. स्टेटर का ये काम है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करे. इट्स मेन जॉब इज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड विच इंटरेक्ट्स विद द रोटेटिंग आर्मेचर. रोटेटिंग आर्मेचर को ही हम रोटर भी कहते हैं. टू प्रोड्यूस मोशन इन मोटर और वोल्टेज इन जनरेटर. मोटर में मोशन, मोटर में मोशन और जनरेटर में वोल्टेज को जनरेट करेगा. स्टेटर होल्ड्स फील्ड वाइंडिंग्स और मैग्नेट्स एंड प्रोड्यूस द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी फॉर डीसी मशीन टू ऑपरेट. तो ये स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा जिसको रोटेटिंग आर्मेचर जिसके साथ इंटरेक्ट करके आगे मोशन या वोल्टेज को जनरेट करेगा. रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी आर्मेचर एट स्टार्टर. स्टार्ट पर डीसी मोटर में जो आर्मेचर की रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? अराउंड 100 ओम होती है. वेरी लार्ज होती है तो वो वेरी लेस होती है. तो इसमें हमारे पास यही ऑप्शन है वेरी स्मॉल. इसीलिए जो स्टार्ट पर जो डीसी मोटर की स्पीड है वो डेंजरसली हाई हो सकती है.
और वो डेंजरस हो सकती है क्योंकि उसमें स्टार्ट पर जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल। डीसी मोटर वाइंडिंग्स आर लो रेजिस्टेंस, लेस देन इवन 1 ओम, सो इनिशियल करंट इज वेरी हाई अंटिल बैक ईएमएफ बिल्ड्स। इनिशियल करंट, इनिशियल स्पीड डेंजरसली हाई इसीलिए होती है मोटर्स में क्योंकि स्टार्ट पर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। 21 नंबर पर एमसीक्यू है हमारे पास, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज रेजिस्टेंस रिमेन सेम द करंट विल। तो इसमें सिंपल ओहम्स लॉ यूज होगा, V इज इक्वल टू IR। तो वोल्टेज अगर इंक्रीज होता है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो करंट भी इंक्रीज होगा। 22 नंबर पर एमसीक्यू है, रिटार्डेशन टेस्ट इन डीसी मशीन इज यूज टू डिटरमिन। तो ये भी डीसी मोटर में टेस्ट है, वो यूज होता है, किस लिए यूज होता है, वो नो लोड रोटेशनल लॉसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। मोस्टली जितने भी डीसी मशीन में टेस्ट होते हैं वो लॉसेस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब वो मशीन स्लो डाउन होती है, जब मशीन को टर्न ऑफ कर देते हैं, वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही नो लोड रोटेशनल लॉसेस हमें पता चल जाते हैं, वहाँ से मेजर किए जाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखने, retardation test measure how quickly a DC machine slows down when disconnected from the deceleration rate जिसमें उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा था। नो लोड लॉसेस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर कैन बी कैलकुलेटेड। तो रिटार्डेशन टेस्ट रोटेशनल लॉसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके बाद शॉटकी डायोड इज आल्सो नोन एज, तो इसको हार्ट कैरियर डायोड भी कहते हैं क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं जंक्शन में। और फास्ट रिकवरी डायोड भी इसको कहते हैं। फास्ट रिकवरी डायोड इसलिए इसको कहते हैं शॉटकी डायोड को क्योंकि इसका स्विचिंग टाइम बहुत कम होता है। और हार्ट कैरियर डायोड भी इसका नेम है क्योंकि ये इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं। इसको कंफ्यूज मोस्टली लोग कर रहे होते हैं टनल डायोड से। टनल डायोड और शॉटकी डायोड दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। टनल डायोड का जो दूसरा नाम है जिस इंटरेस्ट ने इसे बनाया था उसके नेम पर ही इसका शॉटकी डायोड इसका नेम है, टनल डायोड का। तो शॉटकी डायोड से दो जो अदर नेम्स हैं वो फास्ट रिकवरी डायोड हैं और हार्ट कैरियर डायोड है। इसकी एक्सप्लेनेशन में देख लें कि हार्ट कैरियर डायोड इसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स गेन वेरी हाई एनर्जी एट द जंक्शन एंड बिहेव लाइक हार्ट कैरियर्स। और फास्ट रिकवरी डायोड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि because it has a very low switching time, turn on and off very quickly, ideal for high speed applications। 24th नंबर पर MCQ है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ विच इज लो। आउटपुट रेजिस्टेंस किसकी लो होती है, तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर फॉलोअर इसे कहते हैं, उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होती है। एमिटर फॉलोअर इसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज एट द एमिटर फॉलोज द इनपुट वोल्टेज। एमीटर पर रेजिस्टेंस इतनी कम होती है कि जो वोल्टेज इनपुट पर होता है वही शो होता है आउटपुट पर, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता एमीटर में। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। जो एमीटर उसकी रेजिस्टेंस वेरी लो होती है, दैट्स व्हाई उसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता और वो सेम वोल्टेज ऑलमोस्ट वहाँ पर शो हो रहा होता है। हैज़ अ लो आउटपुट रेजिस्टेंस मेकिंग इट आइडियल फॉर बफरिंग, सिग्नल बूस्टर वगैरह में बफरिंग में यूज़ होता है ये एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का ही दूसरा नाम है, एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। तो वोल्टेज डिवाइडर की आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। फिक्स्ड बायस सर्किट में भी ड्रॉप होता है, नॉन इसमें ये भी गलत ऑप्शन है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। एमिटर फॉलोअर हैज़ अ वेरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस। टिपिकल आउटपुट वोल्टेज ऑफ एमिटर फॉलोअर, तो उसमें जो जंक्शन पर ड्रॉप होता है जस्ट वही ड्रॉप होगा, बाकी सेम इनपुट वोल्टेज ही शो होगा, V इनपुट माइनस V माइनस 0.7। इसके बाद हमारे पास 26 नंबर पर MCQs है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद द सर्किट। तो पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं और जो एम मीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है टू मेजर करंट। 27 नंबर पर MCQs है, डमी कॉइल्स आर यूज्ड। डमी कॉइल मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज होते हैं, टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस
इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ इनका कोई तल्लुक नहीं होता। डमी कॉइल जस्ट मैकेनिकल बैलेंस मोटर में प्रोवाइड करती है। टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, नो, ये भी गलत ऑप्शन है। टू इम्प्रूव, तो इनका पर्पज होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। डमी कॉइल आर नॉन फंक्शनल कॉइल प्लेस्ड इन एम्प्टी आर्मेचर स्लॉट्स ऑफ अ डीसी मशीन टू evenly distribute mass and ensure mechanical balance without affecting the magnetic or electrical performance। तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस। ब्रांच करंट मेथड यूज बोथ केवीएल एंड केसीएल। केवीएल और केसीएल के थ्रू हम इसकी इक्वेशन लिखने के बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ब्रांच करंट मिल जाएगा। Branch current method is a circuit analysis technique used to find currents in different branches of electrical network। KVL, Kirchhoff voltage law around loops to write voltage equation, और KCL, Kirchhoff's current law to write current at node to write current equations। So it used both laws, voltage KVL and KCL। 29th नंबर पर MCQ है a single transistor can be used to make। अगर एक सिंगल ट्रांजिस्टर है उसकी जो कन्फिग्रेशन होती है अनवर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन या इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन, तो वो एज अ नॉट गेट उसको यूज़ किया जा सकता है कि वो इनपुट को एज अ इन्वर्टर एज अ यूज हो जाता है। नॉट गेट मीन एज अ इन्वर्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर इन बेसिक इन्वर्टर कन्फिग्रेशन एक्ट एज अ नॉट गेट, आउटपुटिंग द लॉजिकल ऑपोजिट ऑफ द इनपुट। जब फिर जो बाकी गेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, नैंड गेट्स, और गेट, एंड गेट, इसके लिए मल्टीपल ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन नॉट गेट इसमें सिंपली एक ट्रांजिस्टर से उसकी इन्वर्टर कन्फिग्रेशन से अचीव किया जा सकता है। 10⁻⁹ किसके इक्वल होता है? 13 नंबर पर MCQ है ये नैनो के इक्वल होते हैं, 1 नैनो। और जो माइक्रो होता है वो 10⁻⁻6 होता है, मिली 10⁻³ होता है। इसके बाद हमारे पास 31st नंबर पर MCQ है विच नेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मई। पाक इंडिया जो जंग हुई थी उसके बाद इसका ऐलान किया गया था, जोमे तशक्कर मनाया गया था पाकिस्तान में। तो ये जनरल नॉलेज से है, विच नेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड योमे तशक्कर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास MCQs है कंप्यूटर पार्ट से। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो इसमें हमारे पास आंसर है कंट्रोल M से याद टू मेक, M से आप ये याद कर सकते हैं। कंट्रोल C यूज नहीं होगा, यहाँ पर आएगा कंट्रोल M इज इक्वल टू मेक अ न्यू वर्कशीट, कंट्रोल M। उसके बाद हमारे पास द स्टैंडर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट इज कंट्रोल प्लस M विच क्विकली क्रिएट अ फ्रेश स्लाइड विद द डिफॉल्ट लेआउट। उसके बाद 33 नंबर पर MCQ है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो नील रिवर है, जो बिगेस्ट रिवर है वो अमेज़न रिवर है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो दरियाई नील है। द नील रिवर इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, स्ट्रेचिंग अबाउट 6,650 किलोमीटर। 34th नंबर पर MCQ है व्हाट इज द करेंसी एंड कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है और उसका कैपिटल बर्लिन है। 35th नंबर पर MCQ है व्हाट वाज द फाइनल रिजल्ट ऑफ PSL 2025। तो PSL 2025 लाहौर कलंदर ने विन किया था 6 विकेट से। लाहौर कलंदर वॉन बाय 6 विकेट्स। उसने कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त दी थी फाइनल में और फाइनल को वन किया था। लाहौर कलंदर बीट कोयटा ग्लैडिएटर्स बाय 6 विकेट्स टू क्लेम द PSL 2025 टाइटल। 36th नंबर पर MCQ है विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट। तो मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उसकी सतह पर हमारे पास आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से वो रेड नजर आता है। जैसे जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसका मेजर पार्ट अर्थ का वाटर पर मुश्तमिल है, तो उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उसकी सरफेस पर रेडिश आयरन ऑक्साइड मौजूद है। उसके बाद MCQ है 37 नंबर पर। 37 नंबर पर MCQ हमारे पास आ जाएगा
हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी, ये रिपीट हो रहा है मुसलमानों पर। ये 9th हिजरी को फ़र्ज किया गया था और आप वसल्लम ने हज 9th हिजरी को नहीं किया था, 10th हिजरी को किया था। 9th हिजरी में जो मुसलमानों का काफिला गया था हज करने के लिए, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में उन्होंने हज परफॉर्म किया था। KVL इज एप्लीकेबल ऑन, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो ऑल पैसिव नेटवर्क्स एंड AC सर्किट्स पर एप्लीकेबल होता है। तो इसका ए आंसर आ जाएगा, ऑल पैसिव नेटवर्क्स एंड AC सर्किट्स। अब पैसिव और एक्टिव नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनकी ज़रा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखें, जो पैसिव नेटवर्क्स होते हैं, ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसमें पैसिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। लेकिन जब एनर्जी, एक्टिव एनर्जी एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे बैटरीज और कंट्रोलिंग के लिए डायोड आ जाता है, तो वो एक्टिव नेटवर्क बन जाएगा। तो इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन में देख लें। KVL is applicable to all passive networks and AC circuits that obey Ohm's law. What is passive network? A passive network is a circuit that contains only passive components. अब passive components में क्या आ जाते हैं, रेजिस्टर, ये कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अ हीट। इसके बाद कैपेसिटर्स आ जाता है हमारे पास, स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर आ जाता है, स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करते हैं और इंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करते हैं। इट डज नॉट कंटेन, जो पैसिव नेटवर्क होता है उसमें पावर सोर्स जैसे बैटरी मौजूद नहीं होती जो पावर प्रोवाइड करे। एम्पलीफाइंग कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर्स वहाँ पर एम्पलीफाई सिग्नल्स को नहीं कर सकते, वहाँ ये मौजूद नहीं होते। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो ट्रांजिस्टर वहाँ मौजूद नहीं होते। और इनमें डायोड्स भी नहीं होते जो कि सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद डिफरेंस, ये एक टेबल सा डिफरेंस को क्लियर कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव नेटवर्क। जो पैसिव नेटवर्क कंटेन्स ओनली पैसिव कंपोनेंट्स, जबकि जो एक्टिव नेटवर्क है उसमें एक्टिव कंपोनेंट्स भी मौजूद होंगे। एटलीस्ट वन एक्टिव कंपोनेंट जरूर होगा उसमें। ये पैसिव कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन एक्टिव कंपोनेंट भी उसमें मौजूद होगा। पैसिव नेटवर्क्स कैन नॉट जनरेट एनर्जी, जबकि जो एक्टिव नेटवर्क्स में कैन सप्लाई एनर्जी। एम्पलीफाई भी हो सकते हैं और उसमें स्विचिंग भी हो सकती है। इसमें एग्जांपल इन कंपोनेंट्स भी रजिस्टर आ जाता है, कैपेसिटर और इंडक्टर आपके पास आ जाता है। इसके अलावा जो एक्टिव नेटवर्क हैं उसमें ट्रांजिस्टर हो सकता है, डायोड हो सकते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हो सकते हैं और बैटरीज हो सकते हैं। और ये पैसिव नेटवर्क्स में जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं वो एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, जबकि एक्टिव नेटवर्क्स के जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो सिग्नल्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, एम्पलीफाई भी कर सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स के एग्जांपल में हमारे पास ट्रांजिस्टर आ जाता है, कैन एम्पलीफाई अ वीक सिग्नल और एक्ट एज अ स्विच। डायोड आ जाता है जो कि कंट्रोल करता है सिग्नल्स को, अलाउ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, इंक्लूड्स LED, जीनर डायोड्स। इवन जस्ट अ वन डायोड इंक्लूजन मेक इट एज एक्टिव नेटवर्क। जस्ट वन एक्टिव कंपोनेंट भी होगा तो वो एक्टिव नेटवर्क बन जाएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर, ये भी एक नेटवर्क को एक्टिव नेटवर्क बना देते हैं। बैटरी और पावर सप्लाई की मौजूदगी भी इसको एक्टिव नेटवर्क बना देती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करती है। 39 नंबर पर MCQ है, एन आइडियल वोल्टेज सप्लाई हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस या जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सप्लाई भी होती है सो दैट जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो वो दूसरे जो सर्किट्स के कंपोनेंट है उसके अराउंड हो, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप उसका जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। जनरली फ्यूज प्रोटेक्शन सिस्टम्स आर नॉट यूज्ड व्हेन करंट एक्सीड, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 200 एम्पेयर। 200 एम्पेयर करंट तक के लिए फ्यूज यूज किया जाता है। उसके इससे ज़्यादा हो तो हम फिर सर्किट ब्रेकर एज अ प्रोटेक्शन डिवाइसेस को एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस यूज करते हैं। For current above 200 ampere, circuit breakers are breaker over fuse due to efficiency and safety. 41 नंबर पर MCQ है, टेम्परेचर सेंसिंग कैन बी अचीव, ये रिपीट हो रहा है। थर्मिस्टर, थर्मोकपल और RTD रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, इन सब को यूज करके टेम्परेचर सेंसिंग को अचीव किया जा सकता है। इसके 42 नंबर पर MCQ है, व्हाट इज द टूज कम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर का अगर टूज कम्प्लीमेंट लेना है सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 की जगह पे 1 आ जाएगा। जैसे 1 0 1 1 है तो ये 1 की जगह पे 0 आएगा, तो ये यहाँ पर 0 बन गया। यहाँ पर 0 है तो ये यहाँ पर
1 बन गया। उसके अलावा ये 2 1 है, लास्ट पर ये 1 भी 0 बन गया और ये आखिरी वाला 1 भी 0 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया 0 1 0 0। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे, जब इसमें प्लस करेंगे 1 तो लास्ट पर ये वाला जो 0 है वो 1 हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा। तो इसमें जब प्लस 1 करेंगे तो जस्ट लास्ट वाला डिजिट ही चेंज होगा। तो ये हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 0 1 0 1। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीकाकार यही होता है कि सबसे पहले इसको इन्वर्ट जो आपके पास दी हुई है उसको इन्वर्ट कर दें, 1 को 0 से रिप्लेस कर दें और 0 को 1 से, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दें। और अगर 1's कॉम्प्लीमेंट है तो जस्ट इनको कन्वर्ट करना होता है। 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 को 0 कर देना और वो 0 को 1, जबकि 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद 1 उसमें ऐड भी करना होता है। इसके बाद 43 नंबर पर हमारे पास एमसीक्यूज है। विच मटेरियल इज यूज्ड एज एनोड इन अ टिपिकल ड्राई सेल बैटरी। जो ड्राई सेल बैटरी होती है उसमें एज अ एनोड जिंक एज अ एनोड एक्ट कर रहा होता है। तो इसका आंसर है जिंक। In a zinc carbon dry cell, zinc acts as a anode. Generally, diode conducts when it is forward bias. Forward bias में ही diode conduct करता है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर पार्ट से एमसीक्यूज है 45 नंबर पर। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ये स्टैंड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन कंप्यूटर साइंस URL स्टैंड्स फॉर 46 नंबर पर एमसीक्यूज है। तो इसमें यूनिवर्सल, यू फॉर यूनिवर्सल नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो ये याद करना कि यू फॉर यहाँ यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली लोग इसको यूनिवर्सल से कंफ्यूज कर देते हैं। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन इसमें देख लें। URL is a standard web address format like HTTPS, इसमें स्लैश वगैरह। This format is uniform, यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिफॉर्म है। Whether the resource is on your local network or cloud server पर, चाहे वो लोकल नेटवर्क पर रिसोर्स पड़े हों, चाहे वो क्लाउड सर्वर पर रिसोर्स पड़े हों, या किसी भी जगह पर दुनिया में पड़े हों, तो वो ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड यही रहेगा। ये स्टार्ट पर यही आता है। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट और यूनिवर्सल ग्लोबल रीजन। तो ग्लोबल नहीं है, आपके लोकल भी अगर पड़ा हुआ है आपका कोई रिसोर्स, उसको भी अगर एक्सेस करना है तो URL यूज होता है और वो स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वो यूनिवर्सल चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 47 नंबर पर हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन इनपुट डिवाइस। जो प्लॉटर होता है इसको एज अ इनपुट डिवाइस कंसिडर नहीं किया जाता, ये एज आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है, QR स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो होता है जो डिजाइन वगैरह को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। A plotter is a typical special output device used for printing large diagrams like architectural plans or engineering designs. It receives instructions from the computer and draws them on physical paper. तो जो plotter है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। 48 नंबर पर एमसीक्यू है। परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ। अल्निको के जो बने होते हैं परमानेंट मैग्नेट। अल्निको में जो Al है वो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करता है, Ni निकल को और CO कोबाल्ट को। हार्ड स्टील या अल्निको, तो बी ऑप्शन है इसमें। अल्निको इज इक्वल टू एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट। तो परमानेंट जो मैग्नेट होता है हमारा अल्निको से बनाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम एलॉयज लाइक अल्निको और हार्ड स्टील। स्टील इटसेल्फ एक एलॉय ही है और अल्निको भी, इसमें भी मल्टीपल जो मेटल्स हैं वो उनका एक मिक्सचर ही है, अल्निको और हार्ड स्टील। उसके बाद 49 नंबर पर एमसीक्यू है। इफ एन ऑर गेट हैज फोर इनपुट एंड एग्जैक्टली वन इनपुट इज हाई, व्हाट इज द आउटपुट। तो एक भी अगर इनपुट हाई होगी और गेट में तो आउटपुट भी हाई होगी। जैसे तो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है कि 1 जो फर्स्ट इनपुट है वो हाई है, बाकी सारी 0 0। तो जब इनको ऐड किया जाएगा तो 1 आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी, जैसे जो कि हाई को रिप्रेजेंट करती है। 50 नंबर पर एमसीक्यू है। व्हाट इज द टिपिकल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 होता है एडिशन पर,
ठीक है। जर्मानियम के लिए 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। सिलिकॉन एस से स्टार्ट होता है, तो इसमें याद रखने का ये हिंट है कि सिलिकॉन भी एस से स्टार्ट होता है और 7 भी एस से स्टार्ट होता है, तो 0.7 वोल्ट्स। 51 नंबर पर एमसीक्यू है हमारे पास, द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी मशीन इज जनरली वेरी लो। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, दैट्स वाई जो स्टार्टिंग जो स्पीड होती है वो भी डीसी मशीन की डेंजरसली हाई हो सकती है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी मोटर इज जनरली वेरी लो, इसकी एक्सप्लेनेशन है a few ohms are even less. At the moment of starting, the motor has no back EMF, so the entire supply voltage appears across this low resistance. This results in a very high starting current, which can damage the motor. That's why an external starting resistance or starter is used to limit the current at the starter. तो स्टार्टर पर जो इतना हाई डेंजरसली करंट प्रोड्यूस हो जाता है लो रेजिस्टेंस की वजह से, उसको लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर भी यूज करते हैं मोटर्स में। 52 नंबर पर एमसीक्यू है, द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ। तो जितनी स्पीड ज़्यादा हो जाती है उतनी ही ईएमएफ भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ। जो बैक ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ इसलिए कहते हैं क्योंकि सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट एक्ट करती है। The speed n of a DC motor is directly proportional to the back EMF EB and inversely proportional to the flux. इसके explanation है कि जो speed है n directly proportional to the back EMF and inversely proportional to the flux. Just flux, not changing flux. When back EMF increases, the speed increases and vice versa. That's why controlling back EMF helps regulate motor speed. अगर आप बैक ईएमएफ को कंट्रोल कर लेते हैं तो मोटर स्पीड को भी कंट्रोल या रेगुलेट किया जा सकता है। बैक ईएमएफ का कंसेप्ट उसको भी रिवाइज करना है। जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ इज अ टाइप ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इनसाइड द मोटर इटसेल्फ। इट अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये अप्लाइड वोल्टेज को बेसिकली अपोज कर रही होती है। ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बेसिकली अ वोल्टेज। ईएमएफ एक वोल्टेज होता है। इट्स कॉल्ड बैक बिकॉज दिस वोल्टेज is in the opposite direction of the supply voltage. कंसेप्ट इसका क्या है मोटर्स में वो देख लें। बैक ईएमएफ इज नॉट अ कॉज ऑफ स्पीड, इट इज इंड्यूस्ड एज अ इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो बैक ईएमएफ हम उसको सप्लाई नहीं करते, ये खुद प्रोड्यूस होती है। व्हेन वी स्टार्ट अ मोटर जीरो बैक ईएमएफ, जब मोटर की स्पीड जीरो होती है स्टार्ट पर, तो ईएमएफ भी जीरो होती है। दैट स्पीड कैन बी डेंजरसली हाई। जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो ईएमएफ भी बढ़ती है। दैट स्पीड कैन बी डेंजरसली हाई, बट व्हेन once the back EMF is reduced, it acts opposite to the supply voltage, thus decreasing the net voltage, which increases the current and speed of the motor becomes stable. Start पर back EMF क्योंकि नहीं होती तो इस वजह से स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अपोज सप्लाई वोल्टेज को करने वाली कोई चीज नहीं होती। लेकिन जैसे ही बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है तो वो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करती है, तो मोटर को सप्लाई किया जाता है वोल्टेज। जब वो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करती है तो करंट डिक्रीज हो जाता है और बैक और मोटर की जो स्पीड है वो भी स्टेबल हो जाती है। एट द वेरी स्टार्ट व्हेन द मोटर इज नॉट रोटेटिंग, बैक ईएमएफ इज जीरो, सो मैक्सिमम करंट फ्लोज। स्टार्ट पर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, लेकिन जब बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, as the motor starts spinning, back EMF rises. It helps by self-regulating the current. तो back EMF का जो रोल है वो स्पीड को रेगुलेट करना है, करंट को रेगुलेट करके। 53 नंबर पर एमसीक्यू है, रिसेंटली पाकिस्तान साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ML1 रेलवे प्रोजेक्ट विद विच कंट्री। तो ML1 रेलवे जो प्रोजेक्ट है वो चाइना के साथ पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। ML1 रेलवे मॉडर्नाइजेशन अंडर सी पैक इज बीइंग डन इन पार्टनरशिप विद चाइना। 54 नंबर पर एमसीक्यू है हमारे पास, 700 मिली वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। तो मिली वोल्ट जो मिली है 10⁻³ के इक्वल होता है, तो 10⁻³ और जो 3 जीरो है तो ये 10⁻³ और 3 जीरो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7 वोल्ट। तो बी आंसर है इसका। 55 नंबर पर एमसीक्यू है, अ फिल्टर दैट स्टॉप्स अ स्पेसिफिक बैंड। एक स्पेसिफिक बैंड को अगर फिल्टर स्टॉप कर रहा है
और उसके अलावा जो जितनी भी अदर अलाउ ऑल अदर फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम कहेंगे बैंड स्टॉप फिल्टर, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बैंड को स्टॉप कर रहा है और उसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास होने दे रहा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नॉच फिल्टर, इट ब्लॉक्स स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मोस्टली जो नेम यूज होता है वो नॉच फिल्टर यूज होता है बैंड स्टॉप फिल्टर का। $57 नंबर पर एमसीक्यू है, अ सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर चेंजेस 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज। साइक्लो कन्वर्टर का काम ही होता है फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। इस केस में क्योंकि स्टेप अप कन्वर्टर है तो इसने 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज कर दिया। तो देन 1/2 a wave of input will be equivalent to या will give rise to, तो 1 full wave of आउटपुट इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस केस में डबल हो गई है। साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन ऑफ एसी पावर। साइक्लो कन्वर्टर का साइकिल कन्वर्जन मींस फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन, साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। डेफिनेशन क्या है साइक्लो कन्वर्टर के, इसका बेसिक कंसेप्ट देख लें। अ साइक्लो कन्वर्टर इज अ डिवाइस दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स एसी पावर एट वन फ्रीक्वेंसी टू द एसी पावर एट अनदर फ्रीक्वेंसी। अ साइक्लो कन्वर्टर चेंजेस एसी फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू another without converting it to DC, that is called without DC link। तो विदाउट DC लिंक के साइक्लो कन्वर्टर AC पावर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है, जहाँ तो स्टेप अप कर देता है जहाँ स्टेप डाउन कर देता है। और विदाउट कन्वर्टिंग टू DC, तो विदाउट हम इसे कहेंगे DC लिंक। साइक्लो कन्वर्टर की टाइप्स क्या हैं? दो टाइप्स हैं, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप अप क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी हो गए उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट AC, नॉट कॉमनली यूज ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल जैसे ये जो एग्जाम्पल है ये MCQ है, इसमें 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये यूज होता है हाई स्पीड मोटर में, स्पेशल ड्राइव इक्विपमेंट्स में। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या है? ये हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट AC, मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमनली यूज होता है साइक्लो कन्वर्टर, वो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होता है। जैसे अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो वो उसका हाफ कर देगा 25 हर्ट्ज। यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, रोलिंग मिल्स और सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह में ये यूज होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। 58 नंबर पर हमारे पास एमसीक्यू है, विच डिवाइस कन्वर्ट BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो डिकोडर हमारा डिवाइस होता है जो BCD को वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कन्वर्ट करता है। अब BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर टेक्स बाइनरी कोडेड डेसिमल इनपुट्स BCD। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल्स को वो लेता है और उसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देता है एक डिकोडर एंड लाइट्स अप डिस्प्ले सेगमेंट्स। तो ये LED होती है 7 सेगमेंट्स की, वो डिकोडर BCD को उसमें कन्वर्ट करता है। 59 नंबर पर MCQ है, द मोस्ट लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, जो सबसे लंबी सूरा है वो सूरा बकरा है कुरान पाक की। 60 नंबर पर MCQ है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो एक्सटेंशन होती है पावर पॉइंट, नॉट एक्सेल। पावर पॉइंट तो वो होती है PPTX, और एक्सेल की जो होती है वो XLSX होती है, वर्ड की DOCX होती है। तो इसमें C ऑप्शन करेक्ट है। 61 नंबर पर MCQ है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मैक्सिमम जूम अवेलेबल है वो 400 है, तो इसमें C ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। मैक्सिमम मिनिमम जूम लेवल्स इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, तो इसमें जो फेमस है उसमें देखने की जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसमें मैक्सिमम जो हम जूम कर सकते हैं फाइल को वो 400 तक कर सकते हैं, और मिनिमम जो जूम लेवल है वो 10% है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मैक्सिमम जूम लेवल है वो 500 है और मिनिमम 10 है, जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें 400 है मैक्सिमम जूम लेवल और मिनिमम 10। तो इसमें एक्सेल और पावर पॉइंट का जूम लेवल मिनिमम और मैक्सिमम इक्वल है, लेकिन पावर पॉइंट में ये चीज़ हो जाती है कि जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है
पावर पॉइंट स्लाइड शो मोड इज ऑलवेज 100%, लेकिन जब हम स्लाइड शो मोड में आप लगा दें पावर पॉइंट का तो वो 100% होता है फुल स्क्रीन इंडिपेंडेंट ऑफ जोन, तो 100% वाला उसका जोन होगा। इसमें जो डिफ़ॉल्ट जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट वहाँ पर जूम लेवल होता है वो ना 400 होता है ना 10% होता है, वो 100% होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी जब हम ओपन करते हैं तो वो 100% ही होता है उसका जूम लेवल। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको ओपन करते हैं तो उसका 66% होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम जूम लेवल्स आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि एक्सेल और पावर पॉइंट का मिनिमम और मैक्सिमम बराबर होता है और वो 400 और 10 होता है रिस्पेक्टिवली। जबकि वर्ड में थोड़ा चेंज है, वर्ड में जो मैक्सिमम जूम लेवल है वो 100 ज़्यादा होता है इनसे, एक्सेल और पावर पॉइंट से 500 उसका मैक्सिमम जूम लेवल होता है, जबकि मिनिमम तीनों का बराबर ही है, वो 10% 10% और 10% है। डिफ़ॉल्ट एक्सेल और वर्ड का 100% है, जबकि जो पावर पॉइंट है स्लाइड्स के लिए वो 66% है। इसके अलावा फर्दर जो आउटलुक वन नोट और पब्लिशर का भी यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम और डिफ़ॉल्ट जूम लेवल शो किया गया है। 62 नंबर पर MCQ है, अ सीरीज मोटर इज नेवर स्टार्टेड एट नो लोड बिकॉज इट रन्स एट वेरी डेंजरसली हाई स्पीड। सीरीज मोटर को नो लोड पर हम रन नहीं करते क्योंकि स्टार्ट पर रेजिस्टेंस बहुत लो होती है तो स्पीड डेंजरसली हाई हो जाती है। इन अ DC सीरीज मोटर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड। At no load, the motor has very little opposing force. This causes the speed to rise excessively, which can damage the motor. That's why series motor should always have load when starting. अब इसमें important note देख लें. Why does this MCQ refer to DC series motor, not an AC series motor? जैसे कि अब इसमें तो जस्ट सीरीज मोटर की बात की गई थी, तो हम इस सीरीज मोटर को DC सीरीज मोटर समझ रहे हैं, क्योंकि सीरीज मोटर कि जब भी बात होगी उसके साथ DC या AC मेंशन नहीं होगा तो हम उसको DC सीरीज मोटर ही कंसिडर करेंगे। दिस टर्म सीरीज मोटर यूजुअली रेफर टू DC मशीन्स सीरीज मोटर। इन टेक्स्ट बुक्स एग्जाम्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीरीज मोटर बाय डिफॉल्ट मींस DC सीरीज मोटर। तो जहाँ पर भी सीरीज मोटर का जिक्र होगा तो इसका मतलब यही होगा DC सीरीज मोटर। हाँ, अगर उसके साथ AC सीरीज मोटर लिखा गया हो तो वो ज़ाहिर है AC सीरीज मोटर होगी, अदरवाइज विदाउट AC DC ये जहाँ पर मेंशन ना किया गया हो तो वो सीरीज मोटर मींस DC सीरीज मोटर। इट्स द DC सीरीज मोटर दैट हैज द फेमस इशू ऑफ रनिंग एट डेंजरसली हाई स्पीड। तो ये DC सीरीज मोटर का ही इशू है कि डेंजरसली वो हाई स्पीड पर रन करती है जब उसके साथ लोड कनेक्ट नहीं होता है, एट नो लोड, विच इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज स्टार्टेड विद लोड। तो ये इशू भी DC सीरीज मोटर का है जो कि इस MCQ में पूछा गया है। और उसके बाद जो AC सीरीज मोटर होती है जिसको हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, जब भी यूनिवर्सल मोटर का जिक्र होगा तो उसको हम AC सीरीज मोटर कंसिडर करेंगे। DC सीरीज मोटर को सिंपल सीरीज मोटर कह देते हैं और जो AC सीरीज मोटर है उसको यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर जहाँ भी कहीं भी लिखा होगा तो इसका मतलब AC सीरीज मोटर होगा, और जस्ट सिंपल सीरीज मोटर अगर लिखा होगा तो उसका मतलब DC सीरीज मोटर होगा। In an AC series motor can run both AC and DC, इसलिए इसे यूनिवर्सल मोटर पे कहते हैं। तो जो AC सीरीज मोटर है वो AC और DC दोनों पर रन हो सकती है, that's why it is called universal motor. It commonly used in small appliances like mixer drills वगैरह में. It does not face the same runaway speed. इसमें वो स्पीड का इशू नहीं है, a problem as DC series motor because its speed is controlled by the load and friction in small devices. 63 नंबर पर हमारे पास MCQ है, विच टाइप ऑफ मोटर इज कॉमनली यूज इन लेथ्स। लेथ्स में कौन सा मोटर यूज होती है? DC शंट मोटर यूज होती है। लेथ्स में DC शंट मोटर यूज होती है। और यूनिवर्सल मोटर जैसा कि लास्ट MCQ में बताया कि वो एक यूनिवर्सल मोटर बेसिकली AC सीरीज मोटर होती है। लेथ्स मशीन क्या होती है? लेथ्स मशीन रिक्वायर्ड स्मूथ एंड कॉन्स्टेंट स्पीड। लेथ्स मशीन में हमें स्मूथ और कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड होती है जो कि DC शंट मोटर प्रोवाइड करती है, स्पेशली अंडर वेरिंग लोड्स। द DC शंट मोटर प्रोवाइड्स कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स मेकिंग इट आइडियल फॉर प्रिसीजन मशीन लाइक लेथस। लेथस में हमें प्रिसीजन मशीन रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए इसमें फिर हम DC शंट मोटर ही यूज़ करते हैं और लोड इसमें वेरी कर रहा होता है।
What is lathe machine? A lathe machine tool used to shape or cut metal, wood, plastic. शेप उसको देने के लिए, उसको कट करने के लिए, वुड को, लकड़ी को कोई चीज़ बनानी हो तो उसमें ये लेथ मशीन यूज होगी, या प्लास्टिक को. How it works? The workpiece like a metal rod is rotated. A cutting tool is slowly moved against the rotating piece. This removes materials and gives it a desired shape, like cylinder, thread or hole. जैसे आर वगैरह में हमारे पास होती है, वहाँ पर जो मशीन यूज होती है वुड को कट करने के लिए, सिंपल कोई चीज़ बनाने के लिए, वो लेथ शेप मशीन होती है. और लेथ मशीन में इसके साथ ये मोटर लगी होती है, वो डीसी शंट मोटर लगी होती है, क्योंकि वो वेरिंग लोड पर हमें कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं. 64 नंबर पर एमसीक्यू है. द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट? तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है. आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. विच ग्रीक फिलोसोफर फाउंडेड एन अकेडमी इन एथेंस? तो एथेंस में जो फर्स्ट टाइम अकेडमी बनाई थी वो प्लेटो ने बनाई थी. सुकरात उसका उस्ताद था, लेकिन उसने कोई अकेडमी नहीं बनाई थी. अकेडमी प्लेटो ने फर्स्ट टाइम ग्रीक एथेंस में बनाई थी. Plato was the first known person in Western history to establish formal institution near the grove of the academus. इसी से ये लफ्ज़ एकेडमी बन गया. सुकरात प्लेटो टीचर, सुकरात जो प्लेटो का टीचर था जिसने जहर भी दिया था, वो उसका टीचर था. टॉट ऑरली इन पब्लिक प्लेसेस, तो वो वैसे ही पब्लिक प्लेसेस पर वैसे लोगों को टीच किया करता था, लेकिन उसने कोई एकेडमी, कोई इदारा, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया था. और डिड नॉट क्रिएट अकेडमी और फॉर्मल स्कूल. Plato was the first person to found an academy in Athens. C ऑप्शन इसका करेक्ट है. 66 नंबर पर ये एमसीक्यू था इस्लामियात से. Why हिल्फुल फजूल एक्ट was called हिल्फुल फजूल? हिल्फुल फजूल मुआहिदों को हिल्फुल फजूल कहते हैं. क्यों कहते हैं? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि जो पीपल जहाँ पर जिन्होंने मुआहिदा वो किया था, द पीपल हैड फजल इन देयर नेम, तो इसीलिए उनको हिल्फुल फजूल कहते हैं. हल्फुल फजूल को हल्फुल फजूल इसलिए कहते हैं कि ये इन आदमियों ने मुआहिदा किया था जिनके सबके नाम के साथ फजल था, फजल लगा हुआ था. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हल्फुल फजूल. इट वाज मेड आफ्टर वॉर, ये गलत है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. इट वाज फाउंड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो ये कोई रीज़न नहीं है कि इसको हल्फुल फजूल कहा जाए. इट वाज एन एग्रीमेंट टू कलेक्ट वेल्थ, तो ये भी इसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है. 66 नंबर पर एमसीक्यू है. पाकिस्तान एक्सटेंडेड बैन ऑन इंडियन एयर फ्लाइट्स इन इट्स एयर स्पेस टिल तो 24 जुलाई 2025 तक जब ये टेस्ट कंडक्ट किया गया तब तक ये डेट थी. अब फर्दर पाकिस्तान अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन जब ये टेस्ट कंडक्ट किया गया तो उस वक्त जो पाकिस्तान ने इसको एक्सटेंड किया था वो 24 जुलाई 2025 तक किया था. पाकिस्तान एक्सटेंडेड इट्स बैन ऑन इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट कमर्शियल मिलिट्री थ्रू इट्स एयर स्पेस अंटिल जुलाई 23, 2025, जो कि effectively counting as 24 जुलाई considering extension notification, क्योंकि उसमें 1 मंथ का था और ऑप्शन में 24 जुलाई ही नियरेस्ट है 23 जुलाई के, तो 24 जुलाई 2025 इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. 68 नंबर पर एमसीक्यू है. इन डीसी सर्किट ब्रेकर फोर्स्ड कम्यूटेशन इज यूज्ड टू इंटरप्ट द. फोर्स्ड कम्यूटेशन किस लिए यूज होती है? वो करंट को इंटरप्ट करने के लिए. डीसी सर्किट ब्रेकर में करंट को इंटरप्ट करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन यूज होती है. एक्सप्लेनेशन देख लें इसकी. फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक इन डीसी सर्किट ब्रेकर करंट डज नॉट नेचुरली बिकम जीरो अनलाइक एसी वेयर इट पासेस थ्रू जीरो एवरी साइकिल. एसी में तो करंट हमेशा जीरो से खुद ही पास कर रहा होता है, जबकि डीसी में तो स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें जीरो से तो पास करंट नहीं कर रहा होता. तो इसमें therefore DC सर्किट ब्रेकर यूज मेथड कॉल्ड फोर्स्ड कम्यूटेशन टू आर्टिफिशियली फोर्स द करंट टू जीरो. तो हर जब कोई फॉल्ट आ गया तो करंट को जीरो करना है, तो फोर्स कम्यूटेशन को इसमें यूज किया जा सकेगा. और सर्किट ब्रेकर का काम ही ये होता है कि करंट को कंट्रोल करना, ना कि वोल्टेज या पावर वगैरह का इसमें कोई तलक नहीं होता. तो सर्किट ब्रेकर में तो ज़ाहिर है करंट की ही बात होगी. फ्यूज़ है तो वो भी एक प्रोटेक्शन के तौर पर यूज़ होता है, तो वो उसमें भी करंट की ही बात हो रही होती है, तो इसमें करंट ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन की सेंस ही नहीं बनती. सो द सर्किट कैन बी इंटरप्टेड सेफली. दिस टेक्निक फोर्स कम्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इंटरप्टिंग डीसी करंट्स
स्पेशली इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम ये डीसी सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं। 69 नंबर पर एमसीक्यूज है। इन 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डैश टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी। जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में वो 3 टाइम्स द इनपुट होती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी है मीन रिपल्स फ्रीक्वेंसी इन डीसी इन 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। ज़ाहिर है जो रेक्टिफायर होता है उसका मतलब ये होता है कि उसने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो जब वो डीसी में कन्वर्ट हो गया तो उसमें डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन डीसी रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है उसमें रिपल्स होते हैं, उसी को आउटपुट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी का वो 3 टाइम्स होती है। जैसे अगर ये हमें एज अ इनपुट है एसी है तो इसको जो आउटपुट है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन का तो काम ही ये होता है डीसी प्रोड्यूस करना। तो हमारे पास 3 सिग्नल हैं से, तो इसमें 3 फेज क्योंकि 3 फेज की बात की है, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर की, तो यहाँ पर जो रिपल्स होंगे इसमें वो 3 टाइम्स इनपुट में जितने रिपल है उसमें 3 टाइम्स। In 3 phase full wave rectifier convert 3 phase AC into DC, but the output is not pure DC. It contains ripples. So the ripple frequency, how many pulses appears in output, is what we care about here. In 3 phase full wave rectifier, each phase contributes 2 pulse per cycle. तो उसमें 2 pulses होती हैं per cycle. Since there are 3 phases, the total number of pulses per input cycle तो 6 pulses होंगी। ज़ाहिर है जो एक साइकिल है इसमें 2 पल्सेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो एक सेकंड फेज है आर फेज, वाई और ये बी फेज, तो इसमें भी 2 पल्सेस होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टोटल पल्सेस जो होंगी वो 6 हो जाएंगी इनपुट साइड पर। However, the output ripple is 3 times the input frequency, not 6, because the wave repeats 3 times for each input AC cycle. तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 6 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स इसका आंसर आएगा, 6 टाइम्स इसका आंसर नहीं आएगा। 3 फेज है तो 3 टाइम्स ही फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट साइड। 70 नंबर पर एमसीक्यू है। विच टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड नो लोड कैरेक्टरिस्टिक लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मोटर। स्विन-बर्न्स जो टेस्ट है, जो रिटार्डेशन टेस्ट है वो यूज होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल लॉसेस मोटर में फाइंड करने के लिए। जो स्विन-बर्न्स टेस्ट है वो लॉसेस और एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए यूज होता है। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, जब लोड नहीं होगा तो उसमें कितने लॉसेस हो रहे हैं, उसकी मोटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वहाँ पर स्विन-बर्न्स टेस्ट को यूज करेंगे। Swinburne's test is a no-load test conducted on DC machine to estimate efficiency and losses. It is done by running the machine without load and measuring the input power. तो मशीन को जो रन करेंगे वो विदाउट लोड करेंगे, और इसमें जो मशीन यूज होंगी वो सिंगल मशीन यूज होगी। जैसा कि अपोजिट टू हॉपकिंसन टेस्ट में तो 2 डीसी मशीन यूज होती है, लेकिन रिटार्डेशन टेस्ट और स्विनबर्न्स टेस्ट में सिंगल डीसी मशीन ही यूज होती है। और जो स्विनबर्न्स टेस्ट है इसमें मशीन में जो टेस्ट किया जाएगा वो नो लोड का किया जाएगा, इसके साथ कोई लोड अटैच नहीं होगा। तो ये 70 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट ये टेस्ट को कवर कर रहे हैं। जो कलेक्ट कर सका वो मैंने किए हैं और उसको मैंने कंपाइल कर दिया है। तो ये टेस्ट था हेस्को टेस्ट 2025। थैंक यू।